गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो जानते ही हैं। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, या आप इसमें कह सकते हैं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चलती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग होता है, या आप कह सकते हैं जहाँ इंस्टॉलेशन ऑफ टावर होते हैं, वहाँ सब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरी टॉपिक आपको जानना होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता हो जाएगा, तो आप किसी भी अन्य इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, किसकी बात करते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए आपका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, या आप कह सकते हैं ग्राउंड है। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे मैंने एक टावर, ये टावर है मेरा जो कि इसके ऊपर स्टैंड है। एक टावर है जो कि इसके ऊपर स्टैंड है। और यहाँ पर मैंने एक बॉय को खड़ा कर दिया है, मान लीजिए। जब ये बॉय यहाँ से खड़े होकर क्या करता है, अपनी आँखों से क्या करता है, टावर के टॉप को देखता है। टॉप को देखता है, तो आपका एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। ये जो आप लाइन खींचते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, यहाँ पे यही आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल है लेवल जिसे कहते हैं। तो जब आप, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब आप जो बॉय है उसकी आंखों से जो टॉप ऑफ द टावर को जब ये देखता है, टॉप ऑफ द टावर को, तो इस केस में यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, जिसे हम थीटा से सपोज करिए यहाँ डिनोट करते हैं, तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। ये आपका क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक मैंने टावर यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे एक मेरा बॉय खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। जब ये बच्चा यहाँ से खड़े होकर अपनी आंखों से टावर के टॉप को देखता है, तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है, जिसे हमने थीटा से डिनोट किया है, यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। कहने का मतलब, जब हम नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर की ओर देखते हैं, तो उस केस में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। और नेक्स्ट बात जो आती है यहाँ पे, मैं दूसरी जो बात करने वाला हूँ वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक मान लीजिए टावर है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे। अब आप क्या करिए, ऊपर खड़े हो जाइए, टावर के टॉप पे आप खड़े हो जाइए। टावर के टॉप पे खड़े हो जाने के बाद, टावर के टॉप पे खड़े हो जाने के बाद, अगर आप यहाँ पे सपोज करिए एक आपकी कार है, ये आपकी एक कार है, सपोज करिए ये आपकी एक कार है। जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, मान लीजिए। तो आप टावर के टॉप पर खड़े होकर जब आप नीचे इस कार को देख रहे हैं, सपोज करिए, तो उस केस में जो यहाँ पर बनता है एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, सपोज करिए थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है अपर के केस में, क्योंकि अगर आपको थीटा मानना है तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल आपको ज़रूर चाहिए। तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने यहाँ पे ये बनाया। तो ये जो थीटा एंगल बनता है, ये थीटा एंगल जो बनता है, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ बनता है
जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से खड़े होकर नीचे की ओर देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका वहाँ बनता है जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब मेरा, मान लीजिए मेरी आँख अब यहाँ पे, ये मेरा क्या है, आई है, आई। अब मेरी आँख यहाँ से इस कार को देख रही है, तो उस केस में यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा ही है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस केस में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया, आपका थीटा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से खड़े होकर नीचे की ओर देखते हैं। अब चलिए इससे कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point capital C on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. चलिए देखिए, कह रहा है फिगर है, मैं यहाँ पे फिगर आपको बना दे रहा हूँ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल सी ऑन द ग्राउंड। ये मेरा एक टावर है, ये मेरा एक टावर है। ये टावर मान लीजिए यहाँ ग्राउंड पे ये खड़ा है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे कह रहा है, इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल सी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मैंने कोई पॉइंट कैपिटल सी लिया है, ये मेरा पॉइंट कैपिटल सी है ग्राउंड पर। जब हम पॉइंट सी पर, ग्राउंड के पॉइंट कैपिटल सी पर खड़े होकर क्या करते हैं, टावर के फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर, जब हम यहाँ पे पॉइंट कैपिटल सी, ग्राउंड के पॉइंट कैपिटल सी पर खड़े होकर टावर के टॉप को देखते हैं, तो मेरा एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। क्या बनता है, 30 डिग्री। और इसके साथ साथ आपको ये देखिए, यहाँ पे देखा, ये भी दिया गया है कि ये जो पॉइंट कैपिटल सी है ग्राउंड पर, वो कितनी दूरी पर है, फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ है, यहाँ पर। फुट ऑफ द टावर से पॉइंट कैपिटल सी की जो दूरी है वो भी दी गई है, कितना, 30 मीटर दी गई है। क्या दी गई है, 30 मीटर। और आपसे पूछ रहा है कि आप हाइट ऑफ द टावर बताइए। हाइट ऑफ द टावर, मान लीजिए हम यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर को स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, तो आपको स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द टावर। अगर हम मान लेते हैं कि स्मॉल एच मेरा क्या है, हाइट है किसका, ऑफ द टावर का। चलिए ये मान लिया। अब आप ये बताइए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको अगर कोई एंगल पता रहता है, एक कोई जैसे आप कह सकते हैं कि टैन थीटा सपोज करिए, टैन थीटा की आपकी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपको थीटा पता हो, तो थीटा अगर पता हो जाएगा तो आपको पूरी टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर आपको पी पता हो तो आप बेस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है स्मॉल एच, और ये है आपका थीटा। अगर थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हुआ, हाइपोटेनियस, और ये क्या हुआ आपका बेस। तो अगर आप देखिए कि मुझे थीटा पता है, बी पता है, मतलब बेस पता हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो पी और बी का रेशियो किस में आता है, या तो टैन में आता है या तो कॉट में आता है। तो आप कोई भी लगा लीजिए, मैं मान लीजिए यहाँ पे टैन लगा लेता हूँ। तो आप देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं ए कर लूँ तो आप क्या लिखेंगे, पी अपॉन बी होता है, पहले आप बताइए। या आप अगर और अच्छे से इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो आप पहले लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी।
ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC मैंने क्यों लिखा, कि आप बता दीजिए, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई B, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री के केस में जो परपेंडिकुलर है वो AB है और जो बेस है वो BC है, इसलिए मैंने यहाँ पे AB बाई BC लिखा है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, AB आपने यहाँ क्या माना है स्मॉल h, या और इसी को आपको फाइंड आउट करना है। BC क्या है आपकी 30 मीटर, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सिंस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे tan 30 की जगह 1/√3। अब आपको h की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30, h इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h इज इक्वल टू हो गया आपका 30/√3, ये h इज इक्वल टू आपका हो गया 30/√3 मीटर, 30/√3 मीटर। ये है आपकी h की वैल्यू। पूछा था इसमें हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर हमने यहाँ पे आपको बता दिया क्या है, tan 30 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। ये है आपका पहला क्वेश्चन। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि हमने स्मॉल h को हाइट ऑफ द टावर माना है, इन ट्रायंगल ABC आया आपने, तो ट्रायंगल ABC में tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है P बाई B, tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B होता है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ P क्या है आपका AB है और B क्या है आपका BC है, तो AB बाई BC लिखा गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिखा। AB की वैल्यू आपको स्मॉल h दी गई है तो h लिखा, और BC की वैल्यू आपको दी गई है 30 मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू 30, तो ये h इज इक्वल टू क्या हो गया 30/√3 मीटर हो गया। ये है आपका आंसर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड from the top of a 85 meter high tower is 45 degree, find the distance of the car from the base of the tower। कह रहा है एक कार है जो कि ग्राउंड पे जा रही है, मान लीजिए आपका क्या है ग्राउंड है, और ग्राउंड पे स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ एक इस ग्राउंड पे एक 85 मीटर हाई टावर है, एक टावर है जिसकी हाइट दी गई है कितना 85 मीटर, ये मेरा क्या है टावर है जिसकी हाइट दी गई है 85 मीटर, और जब यहाँ पर खड़े होकर टावर के टॉप पर खड़े होकर यहाँ पर एक जो कार जा रही होती है, मान लीजिए कार को मैं यहाँ पे कैपिटल C से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे एक कार जा रही है, जब टावर के टॉप पे खड़े होकर इस कार को देखते हैं तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्री बनता है, कितना बनता है 45 डिग्री बनता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब ये आपका टावर का ये बेस है, ये टावर का क्या है बेस है, तो आपको कार की दूरी पता करनी है बेस से। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ अ कार है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं, तो अब आप इसको क्या करिए फाइंड आउट करिए, फिर लिखिए let small x be the distance of a car, be the distance of a car from the base of a tower, from the base of a tower। then अब आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ थीटा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बेस फाइंड आउट करना है, तो थीटा पी और बी किस में आ सकता है टैन में आता है या कॉट में, आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाइए इन ट्रायंगल, यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, इन ट्रायंगल ABC
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी यहाँ पे कितना दिया गया है 85 मीटर, और बी सी क्या है आपका ये x, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 85 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 85 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है इसकी कार की फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर वो कितना है 85 मीटर है। जो डिस्टेंस है आपकी कार की फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर वो कितनी है 85 मीटर है। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपका एक ये टावर खड़ा हुआ है, ये टावर है। तो जब आपका टावर इधर साइड खड़ा होगा और सन यहाँ पे सूर्य है, सन है आप जिसे कह सकते हैं, तो सन की लाइट जब इस पे फॉल करेगी तो इसका कुछ ना कुछ शैडो बनेगा। तो वो शैडो मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है शैडो है, ये क्या है आपका शैडो है। तो वही बोल रहा है कि जो रेशियो है लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, जो टावर की लेंथ है और जो टावर की शैडो है उन दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया है, गिवन टावर लेंथ अपॉन टावर की जो शैडो की लेंथ है, टावर की लेंथ और टावर की शैडो की जो लेंथ है उन दोनों का रेशियो दिया गया है कितना 1/3, 1:3। तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो इस केस में आपको ये बताना है कि वो जो सूर्य की रोशनी है वो कितने डिग्री पर पड़ रही है। तो यहाँ अगर मान लेते हैं थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो अगर हम मान लें कि लेट द लेंथ ऑफ द टावर, ये तो मैं समझा दिया। अब चलिए आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करेंगे। जब कभी भी आपके कभी भी क्वेश्चन रेशियो में आए तो उसको आप पहले उसके साथ कुछ ना कुछ मान लीजिएगा, एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल से कुछ मान लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड। सॉरी ये रॉड है, टावर नहीं है आपका, ये रॉड है। आप लिखिएगा लेट द लेंथ ऑफ रॉड बी 1x and the length of the shadow and length of the shadow of a rod be √3x and to find the angle of elevation of the sun at that moment। तो आपको पूछा है कि ये सन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का पूछा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको नीचे से ही देखिए, ऊपर से कोई ज़रूरत ही नहीं है देखने की। इस केस में यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है मान लीजिए उसको हमने थीटा मान लिया। तो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, of elevation of the sun। then in triangle, अब यहाँ पे इसकी कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं, जैसे इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा अगर हम लेके चलें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा रॉड की लेंथ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B होता है। तो यहाँ P की जगह क्या है हमने AB है और B की जगह क्या है आपका BC है। तो AB को हमने क्या माना है 1x माना है डिवाइडेड बाय BC की लेंथ कितनी मानी है √3x माना है। तो यहाँ पे अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू x से x आपका कैंसिल, यह है आपका 1/√3। तो यहाँ पे और आगे की स्टेप बढ़िए, tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है थीटा tan में tan 30 की।
तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का एट दैट मोमेंट पे वो कितना है 30 डिग्री। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल स्मॉल h मीटर्स हाई इज √3 h/3 मीटर्स व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपका एक क्या है रॉड है, सॉरी पोल है। व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, ये आपका एक पोल है जिसकी हाइट क्या दी गई है व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल स्मॉल h मीटर्स हाई। एक पोल है जिसकी हाइट आपको यहाँ पे दी गई है स्मॉल h मीटर। इस पोल की जो शैडो बन रही है वो कितना बन रही है √3h/3 मीटर बन रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि जब हम यहाँ पे खड़े होकर सन को देखेंगे तो कितना एंगल बनेगा वही पूछ रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा वही पूछ रहा है। तो इसकी नेमिंग कर लीजिए ABC। अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं बताऊंगा मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो ये h मीटर है और b की जगह हम क्या लिखेंगे √3h/3 मीटर। तो tan थीटा इज इक्वल टू h मीटर इंटू ये आपका क्या है डिवाइड का सिंबल। जैसे ही डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये आपका √3h मीटर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, tan थीटा आपका क्या आया 3/√3 आया। तो आप यहाँ पे फिर देखिए tan थीटा 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। एक रूट से एक √3 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी √3 आई। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो क्या आता है 60 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का एट दैट मोमेंट पर वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इन द गिवन फिगर। ये आपको देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें AB इज अ 6 मीटर हाई पोल। AB एक पोल है जिसकी आपको हाइट दी गई है कितना 6 मीटर, और CD एक लैडर है। CD एक सीढ़ी है, लैडर मतलब सीढ़ी होता है। CD इज अ लैडर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो सीढ़ी है ये वॉल इस पोल से इंक्लाइन की गई है 60 डिग्री पर टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है, तो इसलिए बोला गया है हॉरिजॉन्टल से। एंड रीचेस अप टू अ पॉइंट कैपिटल D ऑफ अ पोल। पूरी पोल की लेंथ क्या है AB जो है 6 मीटर है, लेकिन ये जो लैडर है ये पूरे पोल को नहीं कवर कर पाती है, ये पॉइंट D पर ही आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो AD की लेंथ है वो 2.54 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपको लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है। तो अगर हम लेंथ ऑफ द लैडर को स्मॉल x से मान लेते हैं, तो सबसे पहले बताइए अगर मुझे पूरी AB की लेंथ दी गई है 6 मीटर और AD दिया गया 2.54 मीटर, तो हम DB निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप देखिए हियर AD इज इक्वल टू 2.54 मीटर। फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD प्लस DB लिख सकते हैं। तो AB कितना है आपका 6 मीटर, AD कितना है आपका 2.54 मीटर। तो आप यहाँ से देखिए DB फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 6 मीटर को इधर ही रहने दीजिए, प्लस 2.54 इधर ले आएंगे तो माइनस 2.54 मीटर बराबर क्या हो जाएगा DB। तो 6 में से जब आप 2.54 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 - 4 6 9 - 5 4 10 - 4 6 9 - 5 4, यहाँ बच्चा 5 5 - 2 कितना हो गया 3
3.46 आया 3.46 मीटर। ये आपका डीबी का लेंथ आया 3.46 मीटर। अब आपको डीबी पता चल गया है कितना है ये 3.46 मीटर। अब आपको पूछ क्या रहा है, एक्स की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, एच। अब आपको पी पता है, थीटा पता है, एच निकालना है। तो एच पी किस में आता है, एच और पी आपका रेशियो या तो साइन में आता है या तो कॉसेक में। तो या तो साइन लगाकर चलिए या तो कॉसेक लगाकर चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो यहाँ पी की जगह क्या है आपका, यहाँ पी की जगह है आपका डी बी, क्या है आपका डी बी, और एच की जगह क्या है आपका डी सी। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, डीबी की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना मान रखा है, एक्स, और डीसी कितना है आपका, डीसी डीसी सॉरी ये डीसी नहीं डीबी होगा, इसको सही करिए, ये डीबी है आपका। दो मिनट के, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी यहाँ पे क्या है आपका डीबी, और एच क्या है आपका डीसी। तो डीबी की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 3.46 मीटर, और डीसी आपको फाइंड आउट करना है जिसको हमने एक्स माना है, तो एक्स लिख दीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, 3.46 मीटर इंटू 2 हो जाएगा, और ये आपकी √3 नीचे आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 8 + 1 9, और 2 3 6 6.92 मीटर, ये आया आपका। और आपको क्वेश्चन में दिया गया √3 की वैल्यू क्या है 1.73, ये दिया गया है। अब ये मैंने क्या किया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि इधर भी डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है और इधर भी डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप ऊपर और नीचे डायरेक्टली आप डेसिमल हटा सकते हैं। अब अगर आप 173 को 4 टाइम्स ले जाइए तो देखिए क्या आता है, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 7 28 + 1 29 का 9 कैरी 2, 4 1 4 + 2 6 6 9 2 2 आया, 173 1 173, 173 4 692। तो यानी जो आपकी लेंथ है लैडर की वो आगे कितना 4 मीटर। इस तरीके से ये आपकी भी लेंथ आ गई 4 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। अब मैं आपको बताऊं कि फ्लैग स्टाफ क्या होता है, जिसपे झंडा फहराने का स्तंभ होता है उसी को फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लीजिए मेरा क्या है, ये मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है मान लीजिए, इस पे एक वर्टिकल फ्लैग स्टेप कहने का मतलब यहाँ पर एक झंडा फहराने का एक स्तंभ खड़ा हुआ है, एक वर्टिकल फ्लैग स्टेप है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। और कह रहा है कि फ्लैग स्टेप के फुट से 100 मीटर की दूरी पर, फ्लैग स्टेप के फुट से 100 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऑफ स्टॉप, जब यहाँ से खड़े होकर हम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग स्टेप को जब टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है
30 डिग्री, तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ। तो ये आपका मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ फ्लैग स्टैफ क्या है, ए बी है, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं। लेट स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ। तो आप यहाँ पे लिखिए लेट स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, देन इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या पता है, बी पता है क्योंकि थीटा के सामने ये पी है, पी फाइंड आउट करना है, बी पता है, थीटा पता है। तो क्या किसका रिलेशन लगाएंगे, अगर या तो टैन का लगाइए या तो कॉट, क्योंकि टैन में ही पी अपॉन बी होता है या तो कॉट में होता है। तो टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए बी अपॉन बी सी। तो टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, एच, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। बी सी कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन √3 मीटर। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू, रेशनलाइज कर दीजिए, 100/√3 इंटू √3 अपॉन √3 मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100√3 अपॉन 3 मीटर। तो वर्टिकल जो हाइट है फ्लैग स्टैप की वो क्या है, 100/3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो आपका मतलब जो इसका फिगर होता है वो ध्यान से बनाइए। अगर आपने उसको ध्यान से बनाया तो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। कह रहा है 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक ही आपका लैम्प पोस्ट है, ये क्या है आपका लैम्प पोस्ट है, ये आपका लैम्प पोस्ट है। इस लैम्प पोस्ट से कुछ मीटर 3.2 मीटर की दूरी पर, इस लैम्प पोस्ट से 3.2 मीटर की दूरी पर एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल खड़ी है, एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल खड़ी है। ये 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये 1.6 मीटर टॉल गर्ल जो है कितना 4.8 मीटर का शैडो बनाती है ग्राउंड पर, मान लीजिए 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ये कुछ फिगर आप इस तरीके से बनेगा, ए बी सी, यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ। अगर मैं आपसे यहाँ एक बात करूँ, इसको हम ई मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में जो थीटा है वही ट्रायंगल आपका डी ई सी में भी थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर आप पहले ट्रायंगल डी ई सी का इस्तेमाल करते हुए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जब आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगा तो वही थीटा ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी करेगा। अच्छा, ये क्यों करेगा, आपको पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी दिखाएंगे इसमें, ठीक है। ए बी सी में भी वही करेगा, तो यहाँ पे आपको जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वही आपके ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी होगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको बी ई प्लस ई सी करते टोटल लेंथ ये आ जाएगा, तो आप ए बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए इन ट्रायंगल डी ई सी, अगर आप देखिए इन ट्रायंगल डी ई सी tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P बाई बी लिखेंगे। तो यहाँ P क्या है, डी ई है, P क्या है आपका डी ई है, और B क्या है आपका ई सी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.6 मीटर, और इसी कितना है 4.8 मीटर। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1/3 मीटर, सॉरी 1/3। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके ज़्यादा इसी
इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये लंबा ना बने, इसलिए मैं आपको बस शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन जो आएगा इससे रिलेटेड। तो अभी आपकी जो tan थीटा आया है वही थीटा आपके ट्रायंगल ए बी सी में भी होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इसमें क्या लिखेंगे आप, tan थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा यहाँ कितना है 1/3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है जो कि लैम्प पोस्ट की हाइट है, यहाँ पे मान लेते हैं, और बी सी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.2 मीटर प्लस 4.8 मीटर। 1/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8 to 10 347 प्लस 1 8.0 मीटर, यानी ए बी की लेंथ आ गई आपकी 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, तो 3 6 जा 18 जाएगा। कितना जाएगा आपका 3 6 जा 18। देखिए आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 8/3, 3 2 जा 6, 2 आया, डॉट लगाया यहाँ, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 6 जा 18, यानी 2.66 मीटर आप कह सकते हैं। अप्रॉक्स में आंसर 2.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट, ऑब्जर्वर मतलब जो चीज़ों को देख रहा है, जो वस्तुओं को देखता है उसे ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। 31 मीटर लंबा हाई टावर है। कितना 30 मीटर लंबा हाई टावर है। तो उससे जो ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है वो इस टावर से कितनी दूरी पर है, ये इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर, सॉरी 28.5 मीटर की दूरी पर है। कितना 28.5 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर जब यहाँ से अपनी आंखों से टावर के टॉप को देखता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे कितना एंगल बनाता है, यही आपसे पूछ रहा है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। तो अगर आप इसकी नेमिंग करिए, अगर ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, तो डी सी की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ ई बी की भी होगी 28.5 मीटर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर ई डी की लेंथ 1.5 है तो बी सी की भी लेंथ कितनी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और टोटल आपको ए सी की लेंथ दी गई है कितना 30 मीटर, और आपको पता करना है थीटा। तो थीटा कब फाइंड आउट कर सकता है, अगर आप ए बी में से 1.5 घटा दीजिए। ए बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए बी ऐसे लिखिए, फ्रॉम फिगर से ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी की लेंथ कितनी दी गई है 30 मीटर। ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी कितना है, बी सी है आपका 1.5 मीटर। तो जब 30 मीटर से 1.5 मीटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा ए बी। तो यहाँ 30 मीटर में जैसे ही 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आता है 28.5 ए बी की लेंथ आ गई। अब ये जो ए बी की लेंथ आ गई है यहाँ पे भी लिख दी 28.5 मीटर, ये हो गया। अब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो यहाँ P क्या है ए बी है, B क्या है बी ई है। तो tan थीटा ए बी की लेंथ कितनी है 28.5 मीटर और बी की लेंथ भी कितनी है 28.5 मीटर। 28.5 मीटर, ये से कैंसिल हो गया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब tan में किसकी वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री की। तो यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो आपसे ये पूछा था
कि जो आई है ऑब्जर्वर का वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है टॉप ऑफ द टावर के साथ, तो 28 थीटा बराबर 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दो वर्टिकल पोल्स हैं जिनकी हाइट अलग अलग है। मान लीजिए ये आपकी दो वर्टिकल पोल्स हैं, एक वर्टिकल पोल ये है और एक वर्टिकल पोल्स ये है। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, मान लीजिए इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है। या आप कुछ मत लीजिए, बस h1 ले लीजिए और h ये ले। आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, एक समतल लेवल पे। लेवल का मतलब होता है उबड़ खाबड़ नहीं है, बराबर लेवल ग्राउंड है, बराबर किया हुआ ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल, जब हम पहले वाले पोल को दूसरे वाले पोल के फुट से देखते हैं, पहले वाले पोल को दूसरे वाले पोल के फुट से देखते हैं, जब हम पहले वाले पोल को दूसरे वाले पोल के फुट से देखते हैं के टॉप को, जब हम पहले वाले पोल के टॉप को दूसरे वाले पोल के फुट से देखते हैं, वही बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। इसी तरह एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, और जब हम दूसरे वाले पोल के टॉप को फुट ऑफ द फर्स्ट पोल से देखते हैं तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, तब आपका बनता है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल्स, तो हमें हाइट जो है ऑफ द पोल्स के इन्हीं के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी, अगर हम ट्रायंगल सी ए बी डी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम बात करते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा आपका ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ए बी मैंने ए बी लिख दिया, और बी डी मुझे कितना यहाँ पे दिख रहा है 20 मीटर। तो ए बी कितना हो गया आपका, ए बी हो गया आपका 20√3 मीटर, ये हो गया आपका ए बी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इसी तरह अगर आप ट्रायंगल सी डी बी में आ जाइए, इन ट्रायंगल सी डी बी, अगर आप ट्रायंगल सी डी बी में आते हैं तो सी डी में क्या मिल रहा है, थीटा की जगह क्या है 30, तो tan 30 डिग्री आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी। tan 30 की वैल्यू होती क्या है, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3। सी डी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और डी बी मुझे दिया गया कितना 20 मीटर। तो अब आप यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3 मीटर, ये आपके यहाँ सी डी आ गया, ये आपका आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स, इन्हीं के बीच का डिफरेंस। तो बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए, ए बी में से आप क्या करिए सी डी को हटा दीजिए, ए बी माइनस सी डी। जब आप ए बी में से सी डी को घटा देंगे तो आपको डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स आ जाएगा कि नहीं। देखिए 20√3 माइनस 20/√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका एलसीएम √3। तो √3 इंटू 20√3 क्या हो जाएगा 60, 23 जो 60 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो √3 आपने एलसीएम लिया, मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, √3 अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। तो 20√3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 60।
√3 को √3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 20 इंटू 1 तो 20, तो ये हो गया आपका क्या 40√3 मीटर, आप लिख सकते हैं इसको। और इसको और सॉल्व करना है तो थोड़ा सा देखिए ये, अब देखिए ये 40 हो गया आपका, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे 40/√3 इंटू √3 अपॉन √3, हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 40√3 अपॉन 3 मीटर इज इक्वल टू 40 इंटू √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है कितना 1.73 डिवाइडेड बाई 3, और सॉल्व करते जाइए, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 17.3/3 मीटर। देखिए ये हो गया आपका 17.3, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 29 का 9 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 69.2 मीटर डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करिए इसको, क्या आपका आएगा कितना 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हो नहीं पाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, और जैसे ही 0 लगाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 23.06 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से जो डिफरेंस है बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल्स वो कितना आएगा 23.06 मीटर, 23.06 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द विंडो ऑफ अ हाउस इज स्मॉल एच मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड है, मान लीजिए ये आपका क्या है ग्राउंड है, ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे एक विंडो है जो कि ग्राउंड से एच मीटर अबव है। यहाँ पे मान लीजिए आपका, यहाँ पे आपका मान लीजिए विंडो है, उपनारे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका मान लीजिए विंडो है, जिसकी ऊंचाई ग्राउंड से एच मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन अदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन। अब ये लेन है, अगर एक सड़क होती है कि एक इसका लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसे ही है कि आपकी क्या थी, ये लेन थी जिसपे एक साइड पर एक घर ये बना हुआ है और दूसरे साइड पर एक घर ये बना हुआ है। तो जब इस विंडो से क्या करते हैं हम, एक बार दूसरे घर को जो कि अपोजिट साइड पर सिचुएटेड है, जब इस विंडो से एक बार हम दूसरे घर के टॉप को देखते हैं और दूसरे घर के बॉटम को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ एंगल बनता है। जब टॉप को देखते हैं आर फाउंड टू बी अल्फा, एलिवेशन डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड बॉटम, पहले एलिवेशन बनता है फिर डिप्रेशन बनता है, तो जो एलिवेशन बनता है उस केस में एंगल अल्फा बनता है, और जो डिप्रेशन बनता है उस केस में एंगल बीटा बनता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी क्या हो जाता है बीटा। तो पूछ रहा है आपको ये प्रूव करना है कि जो हाइट है अदर हाउस की वो होनी चाहिए h टाइम्स 1 + tan अल्फा कॉट बीटा। तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, इसको d मान लें, तो हमें टोटल हाइट यानी AC की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ ही हमारी क्या है फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल DEB, इन ट्रायंगल DEB, ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल
डी ई बी। अगर आप ट्रायंगल डी ई बी में देखिए तो आपको क्या दिखेगा, tan अल्फा कॉट बीटा। तो अगर हम ट्रायंगल डी ई बी में देखते हैं तो tan अल्फा, अगर मैं यहाँ पे, मुझे ये फाइंड आउट करना है सी की लेंथ, मुझे सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मुझे सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे बीटा दिया गया है, थीटा यानी थीटा की जगह बीटा दिया गया है, डी की लेंथ दी गई है एच मीटर और सी फाइंड आउट करना है। तो या तो tan यूज़ करिए या तो कॉट। तो हम यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में कॉट के साथ क्या आया, बीटा आया, तो मैं कॉट यूज़ करूँगा। तो इन ट्रायंगल डी ई बी में कॉट थीटा, थीटा की यहाँ जगह बीटा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है पी बाई बी। तो कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। तो यहाँ बी क्या है, सी है, सी है, और बी क्या है, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे आपका है सी और परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, एच, एच है, क्या है, एच। तो यहाँ पे सी की जो लेंथ निकली वो क्या निकली, एच कॉट बीटा इज इक्वल टू सी। ये आपकी सी की लेंथ निकल गई, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह अगर आप ट्रायंगल, अब आप ये बताइए कि जो यहाँ पे सी की लेंथ है एच कॉट बीटा, वही लेंथ क्या होगी, बी डी की भी होगी, कितना, एच कॉट बीटा। तो अगर अब हम ट्रायंगल ए बी डी में आ जाएं, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे tan अल्फा। क्यों, tan के साथ अल्फा है तो हम यहाँ tan अल्फा लेंगे। tan अल्फा अगर हम लेंगे तो यहाँ मुझे ए बी की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। पहले आप देखिए मुझे दिया गया है बी डी की लेंथ फाइंड आउट है, तो मुझे ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। तो यहाँ p क्या है, ए बी है, और b क्या है आपका यहाँ पे, बी डी है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ए बी की जगह हम यहाँ पे ए बी ही रखते हैं, और बी डी जो है, यहाँ बी डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच कॉट बीटा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यों मैंने लिखा है, सिंस बी डी इज इक्वल टू, क्योंकि बी डी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ। तो यहाँ ए बी आपका क्या आ जाता है, ए बी इज इक्वल टू एच कॉट बीटा और tan अल्फा आ जाता है। ये हो गया आपका। अब आपको टोटल हाइट निकालनी थी ऑफ एन अदर हाउस। तो टोटल हाइट ऑफ एन अदर हाउस क्या है, AC है आपका पूरा का पूरा। देयरफॉर हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट ऑफ अदर हाउस इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ अदर हाउस इज इक्वल टू AC है, और AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC करते हुए। AB की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिया गया कितना, H कॉट बीटा tan अल्फा, और BC की लेंथ उतनी होगी जितनी की लेंथ DE की है, और DE की लेंथ यहाँ पे क्या है, H है। तो यहाँ BC की लेंथ क्या हो जाएगा, H आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए सिंस BC इज इक्वल टू DE बराबर, BC इज इक्वल टू DE बराबर ये H है, BC बराबर DE है इज इक्वल टू H है, इसलिए मैंने यहाँ पे BC की जगह H रखा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप H कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, आपका यहाँ पे बचेगा कॉट बीटा tan अल्फा प्लस 1, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। कह रहा है पर्सन, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग। एक मान लीजिए यहाँ पर पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक आपका एक पर्सन है, ये आपका क्या है, पर्सन है।
इस पर्सन का जो शैडो का लेंथ बनता है वो x मीटर लॉन्ग है। अब ये पर्सन है, इस पर्सन का ये क्या है, शैडो है। ये आपका क्या है, पर्सन का शैडो है। द लेंथ जो होता है, द शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45। इस पर्सन का x मीटर शैडो कब रहता है, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहता है, 45 डिग्री। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, जब आपका सन से जो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री रहता है, तब ऐसा रहता है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाय √3 - 1 मीटर, यहाँ इंक्रीजेस बाय का मतलब है कि जितना रहता है उसमें √3 - 1 से, ऐसे मतलब ये मत समझिएगा कि x प्लस √3 - 1 मीटर, ये नहीं कह रहा है। इंक्रीजेस बाय मतलब होता है कि x का √3 - 1 बाई मीटर इंक्रीज कर गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, x का √3 - 1 बाई x का √3 - 1 बाई मीटर इंक्रीज कर गया है। यानी अब कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाय √3 - 1 मीटर, अब जो लेंथ है अगर शैडो की, अगर जो अब लेंथ है शैडो की वो और बढ़ जाती है, कितना, √3 - 1 ऑफ x का, तो पूछ रहा है फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तब बताइए कि जो नया एंगल बनेगा सन का एलिवेशन का वो अब कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इसकी हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, आप ट्रायंगल अगर ए बी सी में चले आइए तो आपको यहाँ 45 ये पता है, और यहाँ पे अगर हम हाइट ऑफ पर्सन को स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको अगर हम निकाल लिए स्मॉल एच, तो यही स्मॉल एच हमारे लिए ट्रायंगल ए बी डी बी में भी फाइंड आउट, मतलब डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे h, और बी सी क्या है x मीटर। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, x मीटर। ये हो गया आपका h की वैल्यू, ये हो गया आपका h की वैल्यू। अब नेक्स्ट काम क्या है, देखिए अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन, क्या लिखेंगे, डी बी। tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, यहाँ ए बी की जगह आप क्या रखेंगे, एच रखेंगे, और डी बी अब क्या हो जाएगा आपका, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी प्लस टी बी हो जाएगा tan थीटा, एच को भी आप एच ही रखिए, डी सी यहाँ पे क्या है आपका, √3 - 1 एक्स, और सी बी कितना है आपका, एक्स। सॉल्व करिए इसको, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, ब्रैकेट ओपन करिए, √3 एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ, तो √3x माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट रखी है, कितना, x मीटर, क्या, ये x मीटर, और नीचे आपका यहाँ क्या बचा है, √3x मीटर। तो x से x कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, 1/√3। आया कि नहीं आया, आया। अब tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की, किसकी होती है, tan 30 की। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है सन का
वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक ऑफ अ रिवर मतलब होता है, जैसे अगर आप ये मानिए, ध्यान से देखिए, अगर ये आपका रिवर होता है तो रिवर के दो बैंक होते हैं। बैंक मतलब है यहाँ पे किनारा जिसे कहते हैं। रिवर के आपके दो किनारा होते हैं। तो ये है आपका रिवर। रिवर का एक बैंक ये मान लीजिए B1 है और एक दूसरा बैंक है B2 जिसे किनारा बोलते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank of the river is 60 डिग्री। एंगल एक बैंक पे मान लीजिए क्या गया है, एक क्या है आपका यहाँ पे ट्री है, यहाँ पर आपका क्या है, ट्री है। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank of the river। और एक यहाँ पर दूसरे बैंक पर क्या खड़ा है, पर्सन खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है दूसरे बैंक पर। तो जब ये पर्सन यहाँ से खड़े होकर ट्री के टॉप को देखता है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इज 60 डिग्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना बनता है, तब आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री बनता है पहला। फिर यही क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब यही पर्सन अब ये बैंक से 40 मीटर और दूर जाता है, मान लीजिए अब बैंक से 40 मीटर दूर जाने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है, जब 40 मीटर दूरी पर जाता है तो द ही फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। जब यहाँ से 40 मीटर चलकर दूर आता है बैंक से और फिर यहीं से खड़े होकर फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो ट्री के टॉप का बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ विड्थ ऑफ द रिवर कहने का मतलब है B1 और B2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये आपको फाइंड आउट करना है। ये है क्वेश्चन जो कह रहा है। अगर हम मान लेते हैं इसको A, यहाँ B1 B2 है ये, इसको मैं मान लेता हूँ D। हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री को स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, और जो B1 B2 के बीच का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल x से डिनोट कर देते हैं। तो यानी यही h और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि विड्थ ऑफ द रिवर स्मॉल x है और हाइट ऑफ द ट्री स्मॉल h है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, इन ट्रायंगल AB1 B2, इन ट्रायंगल AB1 B2। अगर जब आप ट्रायंगल AB1 B2 में आते हैं तो आपका क्या है, tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P/B। यहाँ P क्या है, AB1 और B क्या है आपका, B2 B1। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB1 आपका यहाँ पे क्या है, H, और B1 कितना है आपका, x। तो √3x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, h। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से आपने ट्रायंगल AB1 B2 में tan 60 का रिलेशन निकाला है और एक इक्वेशन ये बनाया है, इसी तरह आप ट्रायंगल AB1 D में आ जाइए। इन ट्रायंगल AB1 D, अगर ट्रायंगल AB1 D में आएंगे तो आप यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल AB1 D में tan 30 डिग्री, ट्रायंगल AB1 D tan 30 डिग्री, इसमें भी क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ P क्या है आपका, AB1, और B क्या है आपका, DB1। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB1 आपको यहाँ पे स्मॉल h दिया है, और DB1 अब आपका क्या हो जाएगा, 40 + x।
तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से आपकी जो h की वैल्यू आती है वो आती है 40 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ये आती है आपकी h की वैल्यू। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपका अगर LHS RHS क्या है, इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम, यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से, √3x इज इक्वल टू 40 + x अपॉन √3, 40 + x अपॉन √3, √3x क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 40 + x, 3x - x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40 मीटर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर। यानी जो विड्थ है रिवर का वो अब आपका आ गया, विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया, 20 मीटर। x की वैल्यू आपकी आ गई विड्थ ऑफ द रिवर 20 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल h फाइंड आउट करना है। अब यही x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल x। अगर आप स्मॉल x की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो √3 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। यानी h की वैल्यू अब क्या आ गई, 20 √3 मीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन लगाया, दोनों इक्वेशन बराबर किया, x की वैल्यू आ गई, विड्थ ऑफ द रिवर आ गया, और h इज इक्वल टू 20/√3 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि देयर आर टू पोल्स, वन ईच ऑन आइदर बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका मान लीजिए रिवर है, इस रिवर का एक बैंक ये B1 है और एक बैंक B2 है, नदी का किनारा जिसे कहते हैं बैंक B1 और B2। तो इस बैंक पर दो पोल्स हैं, एक पोल ये मान लीजिए और एक पोल ये मान लीजिए, एक पोल ये मान लीजिए और एक पोल ये मान लीजिए, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोल इज 60 मीटर हाई, एक पोल की जो हाइट है वो 60 मीटर है। मैं मान लेता हूँ इसकी पूरी की हाइट कितनी है, 60 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल the angle of depression of the top and foot of the other pole are 30 degree and 60 degree from the top of this pole। इस पोल के टॉप से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, इस पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोल, टॉप को यानी एक बार ये टॉप को जब देखा जाता है और एक बार जब फुट को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल है एक बनता है 30 डिग्री और एक बनता है 60 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कितना हो गया 60 डिग्री। ये बनता है आपका तरह से। तो पूछ रहा है आपको फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द अदर पोल। विड्थ ऑफ द रिवर यानी B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल x से मान लेते हैं। और आपको क्या पूछ रहा है, और आपको पूछ रहा है विड्थ ऑफ द रिवर के साथ साथ हाइट ऑफ एन अदर पोल, हाइट ऑफ एन अदर पोल। अगर हम इसको क्या मान लें, हाइट ऑफ एन अदर पोल को स्मॉल y मान लें, अगर हाइट इसको हम y मान लें, तो मुझे अगर मैं इसकी पहले नेमिंग कर देता हूँ A B, यहाँ पे D मान लेते हैं। अगर हम हाइट ऑफ एन अदर पोल को y मान लेते हैं तो आपकी AB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 60 - y, यानी 60 में से अगर आप y घटा देते हैं
तो आपका ए बी आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ द रिवर, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी वन बी टू, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी वन बी टू, ट्रायंगल ए बी वन बी टू में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी ए बी वन अपॉन बी वन बी टू। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी वन कितना है यहाँ पे, ए बी वन आपका टोटल है 60, टोटल कितना है 60, और बी वन बी टू के कितना है आपका x। तो यहाँ पे आपका x जो आता है वो कितना आ जाता है आपका 60 रूट x इज इक्वल टू 60 बाई √3 मीटर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट अगर आप आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी, नेक्स्ट आप अगर आइए देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में आएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी की जो लेंथ है वो आपको 60 माइनस वाई है, और बी डी की जो लेंथ है बी डी वो किसके बराबर है, बी वन बी टू। सिंस बी डी इज इक्वल टू बी वन बी टू, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी वन बी टू, तो बी वन बी टू यहाँ पे क्या है, एक्स है, बी वन बी टू क्या है यहाँ पे एक्स है। तो 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस वाई, और x की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट रखी है, कितना 60/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, अपॉन ये आपका जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और 60 आपका नीचे ही रह जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 360 माइनस वाई, 360 माइनस वाई। सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 आया। तो 20 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 60 माइनस 20, तो y बराबर आपका कितना आ गया 40 मीटर, यानी जो हाइट है अनदर पोल की वो आपकी आ गई कितना 40 मीटर। हाइट ऑफ अनदर पोल आपका आ गया कितना 40 मीटर, हाइट जो है आपका अनदर पोल का वो कितना है 40 मीटर आ गया। चलिए, अब जब आपका हाइट ऑफ अनदर पोल 40 मीटर आ गया तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, इसको अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 60/√3, देखिए दोनों वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली है 60/√3 मीटर, तो ये आपका क्या हो गया विड्थ ऑफ रिवर भी आ गया है, यहाँ पे आपका ये आपका विड्थ ऑफ रिवर ऑलरेडी आ गया है, और आपने यहाँ पे y बराबर 40 मीटर निकाल ही दिया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। एक क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए अगर आपका घर 2 फ्लोर का बना हुआ है, सपोज करिए कि आपका घर 2 फ्लोर का बना हुआ है, तो पहले फ्लोर का जो विंडो है, विंडो 1, उसकी जो ऊंचाई है अपर विंडो, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, वो कितना है 2 मीटर है ग्राउंड से, एंड इट्स अपर विंडो
इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, और जो इसका अपर विंडो है वो 4 मीटर वर्टिकली अबव है द लोअर विंडो के बीच। फिर क्या कह रहा है, एट सर्टेन डिस्टेंस, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम द विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी। एक बार जब पहले वाले विंडो से खड़े होकर जब इस बैलून को देखा जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री। और फिर दूसरे बार जब यहाँ से खड़े होकर देखा जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, तब बनता है 30 डिग्री। ये है क्वेश्चन, विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हाइट ऑफ द बैलून पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि जो हाइट है बैलून की ग्राउंड से वो पूरी की पूरी क्या है, कैपिटल एच मीटर। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर। अगर मैं पूछूं, अगर इसकी नेमिंग कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपका W2 W1 है, ये इसको हम डी मान लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर अगर हम फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर आप ये लिख सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ होगी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कैपिटल एच, ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस 4+2 होगा। कैपिटल एच में से अगर आप 4+2 माइनस कर देते हैं तो आपका ए बी का लेंथ आ जाता है कि नहीं, एच माइनस 6 मीटर। ये हो गया आपका ए बी की लेंथ। अगर अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू वन, इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू वन, ध्यान से देखिए, मैं अगर बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू वन, इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू वन, इन ट्रायंगल ए सी डब्ल्यू वन, अगर ए सी डब्ल्यू वन में बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ P की वैल्यू क्या है आपकी, AC, और B कितना है आपका, CW1, CW1। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। AC यहाँ पे हमें कितना है, AC की वैल्यू जो होगी वो AB प्लस BC होगी, AB प्लस BC होगी अपॉन CW1। तो √3 इज इक्वल टू AB की लेंथ, हमें यहाँ से फाइंड AB की लेंथ अगर आप यहाँ पे देखिए तो कैपिटल H माइनस कितना है, 6 मीटर, और प्लस BC कितना है आपका, BC है आपका 4 मीटर अपॉन CW1। तो यहाँ पे CW1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, H, पहले आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको यहीं पे √3 इज इक्वल टू H माइनस 6 + 4 -2 अपॉन CW1। तो CW1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, H -2 अपॉन √3, क्या H -2 अपॉन √3 मीटर मान लीजिए। चलिए ये हो गया अब आपका। अगर आपको CW1 यहाँ पे पता चल गया कितना आ गया, H -2 अपॉन √3 मीटर। तो अगर आप इसी तरह ट्रायंगल ABW2 में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABW2 देखिए, इन ट्रायंगल ABW2, इन ट्रायंगल ABW2, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन क्या लिखेंगे, BW2। तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3।
ए बी आपको मैंने यहाँ पहले ही फाइंड आउट करके रखा है क्या, h-6, और BW2 किसके बराबर होगा, CW1 के बराबर होगा, सिंस CW1 इज इक्वल टू BW2, इसलिए मैंने यहाँ पे BW2 की जगह CW1 लिखा है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, इसको और सॉल्व करिए। यहाँ पे आप इसको और जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू h-6 अपॉन CW1 क्या है आपका, h-2 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h-6 इंटू √3 अपॉन √3 अपॉन h-2। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, h-2 इज इक्वल टू h-6 √3 इंटू √3 आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो h-2 इज इक्वल टू 3h -3 6 18। तो ये आपका h-3h हो जाएगा और ये -18 क्या हो जाएगा, +2। तो h-3h -2h इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 मीटर। यानी जो हाइट है बैलून की अबव द ग्राउंड, ये कितना आ गया, 8 मीटर। हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड कितना आ गया, h मीटर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है, ये मान लीजिए आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका एक एरोप्लेन है। क्या है आपका, एक एरोप्लेन है, ये आपका एरोप्लेन है, ये आपका ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट कैपिटल ए से जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है एरोप्लेन का, वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, जब यही एरोप्लेन उड़ते उड़ते यहाँ पर आ जाता है, कितने सेकेंड बाद, 30 सेकेंड्स बाद, आफ्टर 30 सेकेंड्स, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 30 डिग्री। कितना बन जाता है, 30 डिग्री। इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अगर एरोप्लेन पहले भी 3000√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था और अब भी 3000√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो अगर 30 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, अगर मुझे ये पता चल जाए, मैं इसको अगर ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान, इसको ऑलरेडी मैंने कुछ ना कुछ माना है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, इसको मैं डी मान लूँ। तो अगर 30 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए डी। अगर मुझे बी सी 30 सेकेंड्स में ए डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर मुझे डिस्टेंस पता चल जाए ए डी, तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हम फाइंड आउट करके टाइम 30 सेकेंड से डिवाइड जब कर देंगे तो मुझे स्पीड पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ए, इन ट्रायंगल ए बी ए, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी ए में, तो ट्रायंगल ए बी ए, इन ट्रायंगल ए बी, इसको आप कुछ और मान लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी एफ मान लीजिए, सपोज करिए कि ये एफ है, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ क्या लगाएंगे आप ए बी एफ में, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, tan 60 डिग्री लिखेंगे ए बी अपॉन बी एफ, ए बी
अपॉन बी एफ। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी कितना है आपका, ए बी यहाँ पे आपको पता ही है 3000 √3 मीटर। तो आप बी एफ आसानी से फाइंड आउट किए। बी एफ आपका क्या आ गया, बी एफ इज इक्वल टू 3000 √3 मीटर डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, तो बी एफ आपका आ गया 3000 मीटर। बी एफ कितना आ गया आपका 3000 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी अपॉन बी एफ ये हो गया। अब आ जाइए, अगर आप इन ट्रायंगल डी सी एफ, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल डी सी एफ की, इन ट्रायंगल डी सी एफ, इन ट्रायंगल डी सी एफ, अगर हम ट्रायंगल डी सी एफ में आते हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें भी आप क्या लिखेंगे, डी सी अपॉन एफ सी, डी सी अपॉन एफ सी। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3। डी सी यहाँ पे हमें दिया है ऑलरेडी 3000 √3 मीटर, कितना 3000 √3 मीटर। और एफ सी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या है, एफ सी को आप एफ सी लिखिए। तो एफ सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो एफ सी हो जाएगा 3000 √3 इंटू √3 मीटर। यानी टोटल जो एफ सी की लेंथ है वो आप आ जाएगी 3000 इंटू 3 मीटर। यानी एफ सी की टोटल लेंथ आपको कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9000 मीटर। अगर अब आप एफ सी में से एफ बी घटा दीजिए तो आपको बी सी पता लग जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी प्लस बी सी। एफ सी मुझे पता है 9000 मीटर, एफ सी मुझे पता है कितना है 9000 मीटर, एफ सी मुझे पता है कितना 9000 मीटर। एफ बी मुझे दिया गया है, ये भी फाइंड आउट किया कितना 3000 मीटर, 3000 मीटर। और बी सी मुझे फाइंड आउट करना है। तो बी सी यहाँ से कितना आ गया, बी सी आ गया आपका 6000 मीटर, 6000 मीटर। अब देखिए जो बी सी यहाँ पे आया आपका कितना 6000 मीटर, यही बी सी जो है किसके बराबर होगा, आपका ए डी के भी बराबर होगा 6000 मीटर। अब आपको मैंने क्या कहा था, स्पीड, आपको स्पीड फाइंड आउट करना था। तो स्पीड फाइंड आउट करना था, तो डिस्टेंस मुझे पता लग गया 6000 मीटर, टाइम मुझे 30 सेकेंड दिया ही गया है। तो अब मुझे हम स्पीड आसानी से पता कर सकते हैं कि नहीं। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस मैंने कितना चला है 6000 मीटर, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 00। आपका स्पीड भी आ गया कितना 200 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे ही बहुत सारे और भी चैप्टर्स के जो 1 शॉट वीडियो हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको ये कैरी ऑन रहेगा।